हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। और फिजिक्स में हम आज डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में 12th RBSc जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, उस सिलेबस में क्या डिलीट पोर्शन है, क्या हटाया गया भाग है। तो जैसे कि मेरा पहला वाला वीडियो इंग्लिश में आपने देखा होगा, ये नेक्स्ट वीडियो मेरे हिंदी माध्यम बच्चों के लिए है कि उसमें वो देख सके कौन सा पार्ट फिजिक्स में हटाया गया है, और आप ये भी देखें इसमें कि कौन सा पार्ट इसमें पढ़ना ज़रूरी है। उसके हटाने से आपके अध्ययन पर, आपके जेई एग्ज़ाम पर, आपके नीट के एग्ज़ाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोरोना वायरस के चलते आपने 11th का एग्ज़ाम भी नहीं दिया, फाइनल एग्ज़ाम बिना दिए आप 12th में आ गए हो, और 12th के एग्ज़ाम का भी आपका सिलेबस कम कर दिया गया है अप टू 40%, 40% तक कम किया गया है। बोला गया 40% तक कम किया गया फिजिक्स में, हालांकि 40% तक कम नहीं हुआ है, बट किसी किसी चैप्टर में 30% सिलेबस कम हुआ है, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स में, कुछ चयनित पाठों में। तो हम डिस्कस करते हैं अध्याय वाइज कि कौन से अध्याय में से क्या पार्ट डिलीट किया गया है और क्या हमें पढ़ना है, क्या ज़रूरी पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो हम डिस्कस करते हैं। और सिलेबस के साथ साथ हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की भी। तो प्रैक्टिकल में आपके इस बार थोड़ा सा रिलैक्स दिया गया है कि आपके प्रैक्टिकल लैब में, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो उस लैब में जो प्रैक्टिकल अवेलेबल हो आप उसको कर सकते हो, जैसी अवेलेबिलिटी हो आप उसको कर सकते हो। और एग्जामिनर भी आपके साथ थोड़ी सी ढिलाई बरतेगा, एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ लेवल पर लिया जाएगा, कम टफ लेवल पे लिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल की टेंशन ज़्यादा ना लें बच्चों। हम बात करते हैं थ्योरेटिकल की। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में हमारा सिलेबस कितना कम हुआ है, हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 से। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर परीक्षा केवल 2021 के लिए हटाया गया भाग भौतिक विज्ञान, कोड आपका 40 है, और भाग 1 भाग 2 दो पार्ट की बुक आती है बुक हमारे पास। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पहला पार्ट जो है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। पहला पार्ट विद्युत क्षेत्र होता है, उसमें से कुछ नहीं हटाया है। फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 अध्याय क्रमांक 2 है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। अब गाउस का नियम, इसके अनुप्रयोग में सबसे पहले हटाया गया है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक टॉपिक हटाया है। किसके कारण? एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण। अब एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण बोला है, तो अगर हम बात करें गोलीय कोश की केवल, तो आप गोलीय कोश की तीव्रता आप देखो, गोलीय कोश इसमें दिया है, आप कह सकते हो चालक गोला। चालक गोला वो होता है ठोस चालक गोला। तो हमें अगर चालक ठोस गोला हम पढ़ रहे हैं तो चालक ठोस गोला और गोलीय कोश, ठीक है। इसके अलावा गोलीय कोश कैसा हो? गोलीय कोश चाहे अचालक हो, अचालक गोलीय कोश, अचालक गोलीय कोश। अब मैंने जो बोर्ड पे आपको लिखा है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि गोलीय कोश बोला है। अब वो चालक गोलीय कोश हो चाहे चालक गोलीय कोश हो, फिर आप ले लो चालक ठोस गोला, चालक ठोस गोला, ठीक है। इन तीनों के बारे में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता है वो सेम आता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो निष्कर्ष है इन सब का वो सेम आता है। तो आपको बोला है कि एक गोलीय कोश के कारण, अब आप चालक ठोस गोला पढ़ोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पढ़ी ली ना आपने, चाहे अचालक गोलीय कोश बोलें चाहे चालक गोलीय कोश बोलें। एक बार हम मान लें चलो गोलीय कोश हटा दिया गया है, बट चालक ठोस गोला तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसका जो विद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक है वही इन पे लागू होता है। तो इसको हटाने का कोई खास फायदा हमें नहीं हुआ है। आगे चलते हैं विद्युत विभव वाले पार्ट पर। तो विद्युत विभव वाले पार्ट पे चलें तो विद्युत विभव वाले में आप देखो पार्ट नंबर 3 है स्थिर विद्युत विभव एवं विभवांतर। अब विभव की जो शुरुआत होती है इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम है विद्युत विभव, और विभव आपको कह दिया कि स्थिर विद्युत विभव की परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा ये हटा दी गई है। अब केवल विभव की परिभाषा और विभवांतर की परिभाषा हटाई है। अब आगे क्या हटाया है? एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। अब वही, इसमें भी वही केस है, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण। अब गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, सेम बात। अब मैं यहाँ पे वही लिखूंगा, चालक हो गोलीय कोश, यहाँ अचालक हो,
दोनों आप कह सकते हो, इसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, बताया नहीं गया है कि कौन सा गोलीय कोश है, चालक है कि अचालक है। ठीक है, एक बार आप गोलीय कोश को मान लो कि गोलीय कोश हमारा नहीं है, तो भी हम बात करें अगर, तो चालक ठोस गोला, चालक ठोस गोला, हटाए गए भाग में अगर ये बोलते हैं कि आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक हटा दिया गया है, तो चालक हो चाहे अचालक हो या चालक ठोस गोला हो, इन सभी का व्यंजक यही आता है सेम। अब आप इसका ये मतलब ना लें कि चालक ठोस गोला भी हमें नहीं पढ़ना है या गोलीय कोश अचालक और कुचालक दोनों ही नहीं पढ़ने हैं, इसमें कुछ साफ नहीं दिया है, इसलिए आप एक बार को गोलीय कोश जरूर छोड़ें, बट चालक ठोस गोले के कारण विद्युत विभव को आपको नहीं छोड़ना है। तो उसका व्यंजक चालक ठोस गोले का व्यंजक और इन गोलीय कोश का व्यंजक समान है, तो हम चालक ठोस गोले का व्यंजक पढ़ेंगे तो हमने एक तरह से आवेशित गोलीय कोश का व्यंजक भी पढ़ लिया, इसलिए इसके हटाने का भी कोई खास फायदा नहीं है। बस विभव और विभवांतर की परिभाषाएं या विभव पर बेस्ड क्वेश्चन जो होगा केवल विभव पर, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, विभवांतर पर आधारित प्रश्न जो होगा वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट विभव पढ़ेंगे तभी तो हम बाकी के गोलीय कोश, बिंदु के गोलीय कोश को छोड़कर गोले के कारण, बिंदु आवेश के कारण, द्विध्रुव के कारण, इनके कारण विभव हमें निकालना है, तो विभव तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो विभव पढ़ेंगे तभी तो आगे इसको छोड़कर, गोलीय कोश को छोड़कर ठोस गोला हो या द्विध्रुव हो या बिंदु आवेश हो, सबके कारण विभव निकालना है हमें। ठीक है तो इसमें खास बात हम माने तो विभवांतर और गोलीय कोश के कारण विभव, ये दो चीजें आपकी हटाई गई है, जिसका भी हमें फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि चालक ठोस गोला में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पे आ जाए, विद्युत धारिता। अब धारिता वाले पार्ट में आ जाए तो क्या हटाया है, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता जबकि विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न विद्युत पराविद्युत माध्यम भरे हों। अब समांतर संधारित्र पढ़ना है, सिद्धांत पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना है और उसकी एप्लीकेशन पढ़नी है, उसका जो व्यंजक करना है, फिर हमें उसकी स्थितियां पढ़नी है। पहली स्थिति पराविद्युत माध्यम पूरी तरह से भरा हो, दूसरी स्थिति पराविद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हो और तीसरी स्थिति है कि भिन्न भिन्न पराविद्युत माध्यम भरा हो। तो तीसरी और जो स्थिति है जो कम इंपॉर्टेंट है वो हटा दी गई है, बाकी एज इट इज आपको संधारित्र पूरा पढ़ना है। तो ये भी आप मान के चलो इस चैप्टर में से कुछ 5% पार्ट हटाया है, 5 से भी कम मान लो, और जो कम इंपॉर्टेंट था वो चीज़ हटा दी गई है। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी आपको कोई हटाने का कोई फायदा नहीं है, चैप्टर पूरा पढ़ना है। राइट, अब आ जाएं अगला चैप्टर विद्युत धारा। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। अगला चैप्टर आता है हमारे पास विद्युत धारा। अब विद्युत धारा में देखो, चैप्टर का नाम लिखा है विद्युत धारा, इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विद्युत धारा में बहुत सारी चीजें हमें धारा पर आधारित पढ़नी है, बट सबसे पहला जो हटाया है विद्युत धारा, इसमें से हटा दिया गया है। मतलब धारा की परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी बोर्ड में, बट आपको पढ़ना पड़ेगा धारा, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे जो है टॉपिक्स में आपको धारा को काम में लेना है। जैसे ओम का नियम हटा दिया, विद्युत प्रतिरोध हटा दिया, प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड, प्रतिरोधों का श्रेणी समांतर क्रम और विद्युत शक्ति, ये पार्ट इस चैप्टर में से हटाया गया है। कौन सा चैप्टर? नंबर 5, विद्युत धारा। अब आप सोचेंगे इसमें ओम का नियम हटा दिया, विद्युत प्रतिरोध हटा दिया। चलो प्रतिरोध आपको नहीं पढ़ना है इसमें, क्योंकि प्रतिरोध एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ये प्रतिरोध है और ये कार्बन प्रतिरोध है, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव है, प्रतिरोधकता भी नहीं पढ़नी है, ताप का प्रभाव नहीं पढ़ना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ आपको समझ में आएगा हटाने का क्या बेनिफिट है कि चैप्टर में से डिलीट सिलेबस क्या है। आर और आर नॉट का संबंध आपने पढ़ा है, आर इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये जो संबंध था ये ताप पर आधारित प्रश्न को बताता था, ताप पर आधारित प्रतिरोध को बता रहा है, ताप के साथ प्रतिरोध कैसे बदलता है। तो हमें ये पढ़ना नहीं है और इसके न्यूमेरिकल्स भी नहीं करने हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध जो हमें था, कार्बन प्रतिरोध की कलर कोडिंग हमने पढ़ी थी, वो था बीबी रॉय, आपने शायद पढ़ लिया हो। तो बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, विद गोल्ड सिल्वर नो कलर, ये पढ़ा आपने। तो उसमें हमें प्रतिरोधों का वर्ण दिया हुआ था कि किस रंग पर क्या प्रतिरोध का मान बनेगा, वो भी हमें इसमें नहीं पढ़ना है।
फिर आपको वो श्रेणी क्रम समांतर क्रम, बच्चों को टफ लगता है कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जुड़े हुए आ रहे हैं, इनका तुल्य कैसे निकालें, तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम हटा दिया गया है। एक विद्युत शक्ति आप कह सकते हैं, तो विद्युत शक्ति भी हटा दी गई है। विद्युत की शक्ति होती है पावर, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, इसका भी आपसे परिभाषा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। तो आप मेनली इसमें माने अगर, तो हमसे इसमें ओम का नियम पूछा नहीं जाएगा और विद्युत प्रतिरोध के बारे में नहीं पूछा जाएगा। मगर हम ध्यान से देखें तो प्रतिरोध और ओम का नियम हम पूरे चैप्टर में या आगे भी चैप्टर में काम में लेते हैं। तो ओम का नियम स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा, बट V = IR आपको सबको पता होना चाहिए, आप कई बार काम में लेते हो पूरी फिजिक्स में। और प्रतिरोध पर आधारित कोई भी टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाएगा, मगर प्रतिरोध आपको पता होना चाहिए, बाकी सब में तो काम में लेंगे इसी। अब प्रतिरोध यूँ नहीं कि आपने प्रतिरोध लिखा हुआ है, विद्युत प्रतिरोध पढ़ना ही नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, तो इस चैप्टर में नहीं तो अगले चैप्टर में काम आ जाएगा। अगला चैप्टर विद्युत परिपथ आ रहा है, इसमें भी प्रतिरोध आता है। और नहीं तो आपको प्रत्यावर्ती धारा में काम आ जाएगा। प्रतिरोध तो हर जगह लगता ही है, जहाँ तार है वहाँ आर है, आर मतलब प्रतिरोध, तो वो तो हमेशा साथ रहेगा। ठीक है, तो तार, सर्किट, परिपथ जो भी हो, चाहे प्रत्यावर्ती में हो चाहे किसी भी पार्ट में आप काम में लो, तार है वहाँ आर है, तो आर तो हमेशा आपको साथ जुड़ा रहेगा। और उसका एक इंपॉर्टेंट संबंध है ओम का नियम, V = IR, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें खास आप मान के चलो शक्ति और प्रतिरोध 2 टॉपिक हमारे पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। चलो अगला आ जाए, ये था चैप्टर नंबर 5। अब इसमें कुछ समझ में आया, आप मान सकते हो चैप्टर में से आपका 20% सिलेबस कम हुआ है। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 6, तो 6 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 6 है विद्युत परिपथ। अब ऐसे परिपथ बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और परिपथ में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। इसमें आपको परिपथ है, आपने शुरू किया किरचॉफ के नियम, किरचॉफ का पहला नियम, दूसरा नियम प्रतिरोध पर, इसमें भी प्रतिरोध लगेगा, परिपथ बनेंगे, परिपथ पर आधारित न्यूमेरिकल करने हैं किरचॉफ का दूसरा नियम लगा के। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी का सिद्धांत, बनावट, उसका सारे मानकीकरण वगैरह सब पढ़ने के बाद जब लास्ट में हम आते हैं विभवमापी के अनुप्रयोग में, तो उसके अनुप्रयोग टोटल 5 हैं। 5 में से एक अनुप्रयोग हटा दिया गया है, बाकी 4 आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसको मैं मानूंगा केवल 2% या 3% इस चैप्टर में से कम किया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाएं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छे नंबर का चैप्टर है। इसमें नहीं पूछा जाएगा दिशा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट इस दिशा के बिना आपको इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उनका काम नहीं चलेगा। तो दिशा आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको इस चैप्टर में काम में लेनी है। इसमें आप मान के चलो तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझ में आई, जो हटाया वो है साइक्लोट्रॉन। जो चैप्टर में से जो काटा है, हटाया गया भाग है साइक्लोट्रॉन। एक युक्ति है जिसका सिद्धांत, बनावट, क्रियाविधि, गणितीय विश्लेषण, सीमाएं वगैरह हमें इसमें से नहीं पढ़नी है, तो साइक्लोट्रॉन इसमें से क्लियर हटा दिया गया है, ये आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों का गुण। ये वैसे भी छोटा चैप्टर था चुंबकत्व का। इसमें भूचुंबकत्व के बारे में पूछा जाता था, भूचुंबकत्व और BH वक्र, जो क्षेत्रीय हानि का वक्र है, उसके बारे में पूछा जाता है, और भूचुंबकत्व पूछा जाता है। तो हम देखते हैं क्या हटाया है इसमें। प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, कृत्रिम चुंबक। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। चुंबकीय बल रेखाएं नहीं बनानी है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब चुंबक का जो द्विध्रुव आघूर्ण है m/l, वो नहीं पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, जबकि ये वाला चैप्टर पूरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित है, तो इसमें आपको परिभाषा वगैरह नहीं पढ़नी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण टॉ बराबर, इसमें जो आएगा mb sin थीटा, चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण mb sin थीटा नहीं पढ़ना है। और चुंबकीय पदार्थों के लिए बोला है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। अब ये आपके लिए अपन कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। देखो, प्राकृतिक चुंबक वगैरह हटा दिया, शुरू का 5% पार्ट, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 5-7% शुरू का हट गया। फिर आपने ये बलागुण वाला हट गया। फिर आपका चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण ये हटा दिया।
अब चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको पता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय, ये हटा दिया गया है। विशिष्ट उपयोग के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन, चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन, मतलब आपको इन पदार्थों को नहीं पढ़ना है, तो जब नहीं पढ़ना है तो तुलनात्मक अध्ययन भी नहीं पढ़ना है, तो कुछ नहीं पढ़ना है। तो आपको चुंबकीय पदार्थ का एक टॉपिक है, इसमें चुंबकीकरण, उसमें चुंबकीय पदार्थों के प्रकार आते हैं, उनके गुण आते हैं, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। तो तीनों प्रकार के पदार्थ आप छोड़ दें। अब इसमें पढ़ना है, जो क्या पढ़ना है, भूचुंबकत्व इंपॉर्टेंट है, चुंबकीकरण का स्टार्टिंग का पार्ट, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है, और भूचुंबकत्व में नमन कोण, नति कोण, भूचुंबकत्व का क्षैतिज घटक, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब पढ़ना है इसमें। बाकी आप ध्यान से नोट करें इसमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, थोड़ा कन्फ्यूजन थोड़ा ज़्यादा हो गया। प्राकृतिक चुंबक, चुंबक के बारे में नहीं पढ़ना है, वर्गीकरण नहीं पढ़ना है, बाकी इसमें इनके अलावा आपको पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर वैसे भी कम नंबर का था, तो इसमें से आपका हटा दिया है। आप मान के चलो इसमें से आप 40% सिलेबस एक्चुअल से इसमें कम हुआ है, 60% आपको पढ़ना है। ठीक है, चलें आ जाए प्रत्यावर्ती धारा पे आ जाओ। न्यूमेरिकल चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। क्या हटाया है, शक्ति गुणांक, और क्या हटाया है, वॉटहीन धारा। दोनों छोटे छोटे से टॉपिक हैं। शक्ति गुणांक के बिना शक्ति नहीं निकाल सकते, इसलिए शक्ति गुणांक आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में व्यय शक्ति आपको कैलकुलेट करनी है। तो अगर प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में व्यय शक्ति पूछी जाती है तो उसमें शक्ति गुणांक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो शक्ति गुणांक की परिभाषा नहीं पूछेंगे, वॉटहीन धारा की परिभाषा ही थी वही नहीं पूछेंगे। तो इसमें आपका कम मान के चलो 3 से 5% सिलेबस आप मान सकते हो। 95% सिलेबस में पढ़ा है जो पूरा पढ़ना है। तो इस चैप्टर का तो लगभग पूरा पढ़ना है। शक्ति गुणांक पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शक्ति निकालने में काम आएगा। बस एक वॉटहीन धारा जो आपकी होती है I0, वॉटहीन धारा को हम कहते हैं, वॉटहीन धारा को हम कहते हैं I0 sin phi। इस धारा को नहीं पढ़ना है, आपको नहीं बताना है कि ये भी कोई धारा का भाग होता है, इसके बारे में मतलब नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप जब धारा पढ़ोगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि धारा कैसे आती है, ये धारा कौन सी होती है, क्योंकि धारा का घटक एक भाग है, तो धारा का दूसरा भाग पढ़ोगे तो पहला भाग भी पढ़ ही लोगे। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट आप चैप्टर नंबर 11 चैप्टर आ रहा है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आप देखो किरण प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। अब इसमें आप देखो कौन कौन सा पार्ट इसमें हटाया है। अब देखो इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, किरण प्रकाशिकी में प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, उसके अनुप्रयोग, गोलीय सतह से अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश से संबंधित घटनाएं, इंद्रधनुष, मानव क्षेत्र, नेत्र दोष और निवारण। ये बहुत सारा मेजर पार्ट इसमें हटा दिया गया है। किसमें, किरण प्रकाशिकी में। तो आप इसमें मान सकते हो कि आपको 40% सिलेबस के आसपास इसमें कम कर दिया गया है। तो आपको परावर्तन नहीं पढ़ना है, दर्पण के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, सीधा आपको क्या पढ़ना है, अपवर्तन। अपवर्तन भी किस लिए पढ़ना है, प्रिज्म और लेंस पढ़ना है। तो अपवर्तन क्यों पढ़ेंगे हम, अपवर्तन हमें पढ़ना है क्योंकि हमें प्रिज्म और लेंस के बारे में पढ़ना है, इसलिए। उसके बाद आप देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, उसके अनुप्रयोग भी नहीं पढ़ने हैं। और एक गोलीय सतह से अपवर्तन, क्योंकि जब लेंस स्टार्ट होता है तो लेंस से पहले का टॉपिक है, ये भी आपको हटा दिया गया। इसका मतलब आपको सीधा प्रिज्म क्रॉस करके सीधा लेंस पे जाना है। और लेंस पढ़ने के बाद आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, उसमें भी मानव नेत्र और नेत्र दोष नहीं पढ़ने हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रकाशीय उपकरण पढ़ने हैं, उसमें आपको मानव नेत्र और नेत्र दोष और उसके निवारण नहीं पढ़ने हैं। तो आपको पढ़ना है दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, ये सब पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो और इसमें जो इंद्रधनुष बनता है, प्राकृतिक घटनाएं, वो भी आपको नहीं पढ़नी। प्राकृतिक घटनाओं में प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं दे दी हैं। अब आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है डूबते समय, और इंद्रधनुष क्यों बनता है, प्राकृतिक घटनाएं सब हटा दी गई हैं। इसमें प्रकीर्णन एक इम्पॉर्टेंट घटना थी। प्रकीर्णन के साथ अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, ये सब उसमें लगता था इंद्रधनुष बनने में। ये सब आपको नहीं पढ़ना है। तो प्रिज्म, लेंस और उपकरण आपको पढ़ने हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति जो है ये आपका किरण प्रकाशिकी के बाद का चैप्टर है, इसको अपन तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। अब इस प्रकाशिकी में हम कह सकते हैं इसके 3 भाग हैं। पहला है व्यतिकरण,
दूसरा विवर्तन और तीसरा भाग है ध्रुवण। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी है। तो हम देखेंगे इसमें, अगर आप देखो तो अध्रुवित, ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण तल, कंपन तल, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां, परावर्तन और ब्रूस्टर प्रकीर्णन, ब्रूस्टर कोण, ब्रूस्टर जो नियम है, द्विअपवर्तन, निकोल प्रिज्म, मतलब कुल मिला के जो लिखा हुआ है सारा, ये सब मेलस के नियम तक, ये सब किसका भाग है? ध्रुवण का। तो इस चैप्टर में व्यतिकरण पढ़ना है, विवर्तन पूरा पढ़ना है और ध्रुवण जो है वो पूरा नहीं पढ़ना है। पूरा ध्रुवण हटा दिया गया, एक एक चीज को लिखा गया है कि ध्रुवण में सब चीज हटा दी गई है। ठीक है, तो आप इतना सारा ना लिखकर अगर आप केवल ये लिख दोगे इसमें प्रकाश की प्रकृति में कि हमें क्या पढ़ना है, हमें प्रकाश की प्रकृति में ध्रुवण को नहीं पढ़ना है और व्यतिकरण, विवर्तन पढ़ना है और शुरू का जो हाइजन का सिद्धांत है वो पढ़ना है। तो ध्रुवण पूरा इतना सारा लिखा है, इसका मतलब ध्रुवण हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे, चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर में ध्यान से देखो तो द्रव्य तरंगों का तरंगदैर्ध्य हटाया गया है। विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों के संबंधित तरंगदैर्ध्य, डेविसन जर्मर का प्रयोग, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये सब हटा दिया गया है। इसका मतलब इस चैप्टर में भी दो भाग थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे, पहला भाग और ये दूसरा भाग। तो दूसरा भाग पूरा हटा दिया गया है और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रयोग था डेविसन जर्मर का प्रयोग, जो डी ब्रोगली के सिद्धांत की प्रायोगिक व्याख्या करता था, ये भी हटा दिया गया है। इसमें आप मान के चलो आपका फर्स्ट पार्ट पढ़ना है, सेकंड पार्ट बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसका मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके धारा को प्रभावित करने वाले कारक हमें पढ़ने हैं, आइंस्टाइन की समीकरण पढ़नी है और उसके सवाल करने हैं। इसका मतलब आप इस चैप्टर में मान के चलो कि 50% सिलेबस कम हो गया, 50% सिलेबस आपका है। चलें आगे, चैप्टर नंबर 14 देखो, परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। इसमें आप देखो एटॉमिक फिजिक्स में आप देखो परमाणु का थॉमसन मॉडल, द्रव्य तरंग के बोर के द्वितीय अभिगृहित, सेकेंड पोस्टुलेट, दूसरी अभिधारणा जो है उसकी व्याख्या इसमें नहीं पढ़नी है। तो थॉमसन मॉडल नहीं पढ़ना है तो बोर मॉडल तो पढ़ना ही है, और बोर मॉडल पढ़ना ही है और बोर मॉडल का दूसरी अभिधारणा नहीं पढ़ें तो ये संभव नहीं है। उसकी व्याख्या जरूर नहीं करनी है, दूसरी अभिधारणा पढ़ोगे, उसका उपयोग करोगे और बोर मॉडल पूरा पढ़ना है, कमियां पढ़नी है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, उसकी कमियां पढ़नी है। तो इसमें से आप मान के चलो कुछ कम नहीं हुआ है, 5%, बस ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। वैसे भी छोटा चैप्टर था। नाभिकीय भौतिकी की बात करें तो नाभिकीय बल, रेडियो सक्रियता, नाभिकीय बल हटा दिया गया है, नाभिकीय अभिक्रियाएं सब हैं, बल हटाया है, रेडियो सक्रियता हटा दिया। अब ये जो आगे अल्फा बीटा गामा किरणें, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, अर्धायु, माध्यायु, ये सब चीज़ें हैं जो हैं ये वाली, ये सब रेडियो सक्रियता में आती हैं। तो ये रेडियो सक्रियता आपका मेन टॉपिक है इसके अंदर, जो हटा दिया गया है रेडियो सक्रियता। ये आप देख रहे हो रेडियो सक्रियता हटा दी गई है इसमें। तो इस चैप्टर के हम दो भाग कह सकते हैं, एक तो नाभिकीय भौतिकी और दूसरा है रेडियो सक्रियता। नाभिकीय भौतिकी मतलब नाभिकीय भौतिकी में आपका नाभिकीय अभिक्रियाएं आती हैं। अब रेडियो सक्रियता तो हटा दिया गया है, मतलब आप मान के चलो 50% सिलेबस तो कम हो गया, आधा ही पढ़ना है। आधे में से भी नाभिकीय बल नहीं पढ़ना है, नाभिक के बारे में पढ़ना है, नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा नहीं पढ़ना है, द्रव्यमान संख्या के साथ इसका परिवर्तन भी नहीं पढ़ना है। तो बंधन ऊर्जा पढ़नी है मगर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से के बाद जो टॉपिक है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर आपको बहुत रिलैक्स करता है। 60% मान लेता हूँ मैं, इसमें से कम हो गया, 40% ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें 5% कम किया था तो इसमें 60% कम कर दिया गया है। अब आ जाए इलेक्ट्रॉनिकी में। इलेक्ट्रॉनिकी में मतलब अर्धचालक वाला जो चैप्टर है हमारे पास, इस चैप्टर में डायोड के अनुप्रयोग नहीं पढ़ने हैं, मतलब डायोड क्या आयोजन, जो डायोड के प्रकार हैं वो नहीं पढ़ने हैं। आप देखो जेनर डायोड है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, फोटो डायोड है, ये 3 तरह के डायोड थे। इन्हीं को कह रहे हैं विशिष्ट प्रायोजन डायोड, मतलब विशिष्ट प्रकार के डायोड, यहाँ पर एरो लगा सकते हैं ये। ठीक है, जबकि डायोड का अनुप्रयोग पढ़ना है, डायोड की क्रियाविधि पढ़नी है, डायोड के बाद ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग पढ़ने हैं, डायोड के अनुप्रयोग पढ़ने हैं, सब पढ़ना है आपको। बस डायोड के प्रकार जो है 3 प्रकार के नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद देखो लास्ट चैप्टर आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार वाला। इसमें विस्थापन धारा जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आपको नहीं पढ़ना है, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते थे इस चैप्टर में से विस्थापन धारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये नहीं आएगा, हटा दिया गया है। इसके बाद नैनो तकनीक,
नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें सूक्ष्म नैनो आकार के कणों का अध्ययन किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है, तो वो भी आपको इसमें नहीं पढ़ना है। तो नैनो तकनीक जो छोटा सा टॉपिक था वही हटाया इसमें से, तो उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, मूल सिद्धांत वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। विस्थापन धारा जरूर एक इम्पॉर्टेंट धारा थी, वो आपकी हटा दी गई है, तो वो भी इसमें से आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर आपका, अब इसमें संचार के बारे में तो पूरा आएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ना है। ठीक है, संचार के बारे में पूरा पढ़ना है, संचार की कितनी विधियां होती है, कैसे होता है, डेरिवेशन वगैरह भी हैं इसमें छोटे से, वो भी इसमें करने हैं आपको। बस ये विस्थापन धारा एक टॉपिक था और नैनो तकनीक भी एक बहुत छोटा टॉपिक था, ये हटा दिया गया है। तो 2 छोटे छोटे टॉपिक इसमें हटाएं तो आप इसमें 15% सिलेबस कम करके 85% आप इसका ही मान सकते हो पढ़ना है। तो कुछ चैप्टर हैं आपके जो 40% तक आपको सिलेबस कम बताते हैं, लगभग लग रहा है कि चैप्टर का 40% वेटेज उन्होंने हटा दिया गया है, वो बहुत कम चैप्टर हैं, बाकी ऑलमोस्ट पूरा है। कंपटीशन देने वाले बच्चे तो वैसे भी पूरा ही पढ़ेंगे कि कंपटीशन सिलेबस में से कुछ भी हटाया गया नहीं है, और कंपटीशन में कोई भी लिंक होता है, एक क्वेश्चन किसी भी दूसरे क्वेश्चन पर आधारित होता है, तो हमें कंपटीशन अगर तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ पढ़ना है। ओके, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो सिलेबस से लेकर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिलेबस के, आप भौतिकी विज्ञान से लेकर कोई समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।